हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ संदीप। सार्थक जुडिशरी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अंडर सेक्शन 160, 161 एंड 162। 160, 161 एंड 162 में कि एक पुलिस ऑफिसर की क्या पावर है जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी विटनेस को स्टेटमेंट के लिए बुलाया जाता है, किस तरीके से उसकी स्टेटमेंट ली जाती है, क्या अगर एक विटनेस ओरली स्टेटमेंट देता है क्या उसको रिटन में लिखना पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है, क्या एक जो विटनेस होता है अगर ऑलरेडी वो रिटन में स्टेटमेंट दे रहा है तो उसका क्या प्रोसेस होता है, और क्या स्टेटमेंट पर विटनेस के सिग्नेचर लिए जाते हैं, क्यों लिए जाते हैं, अगर नहीं लिए जाते तो क्यों नहीं लिए जाते, उसका क्या रीज़न होता है। अंडर सेक्शन 162 इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन। 162 में जब स्टेटमेंट ली जाती है विटनेस की, या फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस ऑफिसर स्टेटमेंट एक्यूज्ड की लेता है या विटनेस की लेता है या किसी भी व्यक्ति की लेता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, देन वो स्टेटमेंट क्या कोर्ट में एडमिसिबल होती है, नहीं होती है, किस ग्राउंड पे एडमिसिबल होती है, कौन कौन से प्रोविज़न है जिसमें एक स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल होती है या नहीं होती। नाउ द फर्स्टली अंडर सेक्शन 160, section 160, where the police officer has power to attendance of the witnesses during the course of examination, and now the 161 is examination of the witness, and 162 is about statement of the recording the statement of the witness during the course of investigation. So now firstly we will read under section 160 of CRPC. 160 is about any police officer making an investigation under this chapter may by order in writing require the attendance before himself or any person being within the limits of his own or any adjoining station who from the information given or otherwise appears to be acquainted with the facts and circumstances of the case, and such person shall attend as so required. Now the first situation is under section 160 कि पुलिस ऑफिसर require the attendance of the witnesses. A police officer may send someone to the witnesses for the attendance. एक पुलिस ऑफिसर सम्मन सेंड कर सकता है किसी भी विटनेस को अपीयर होने के लिए, उसकी स्टेटमेंट लेने के लिए, या फिर उस व्यक्ति को सम्मन सेंड करेगा जिसको फैक्ट्स की नॉलेज है। acquainted with the facts means any witnesses who is acquainted with the facts of the case, then the police officer may send the summons for अपीयरेंस। अब ये जो सम्मन होता है, दिस सम्मन इज़ नॉट रिलेटेड टू द जुडिशियल सम्मन, ये कोई जुडिशियल सम्मन नहीं होता, ये एक सिंपल नोटिस होता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा किसी भी व्यक्ति को अपीयर होने के लिए पुलिस स्टेशन में और उसकी स्टेटमेंट लेने के लिए। मीन्स वो विटनेस जो किसी क्रिमिनल केसेस में नॉलेज रखता है, इंफॉर्मेशन रखता है उस केस की, उस व्यक्ति को एक सिंपल नोटिस या पुलिस ऑफिसर फ़ोन कॉल भी कर सकता है अपीयर होने के लिए। नाउ द सेकंड सिचुएशन इज़ कि ये ज़रूरी नहीं है पुलिस ऑफिसर उसको पुलिस स्टेशन में बुलाएगा, पुलिस स्टेशन खुद भी स्टेटमेंट लेने के लिए उसके रेजिडेंस पर जा सकता है। नाउ द क्लॉज 2 मीन्स प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 160 इज़ वेयर द पर्सन इज़ अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स, मीन्स एनी पर्सन who is under the age of 15 years or any woman cannot be appear in a police station। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो माइनर है, 15 साल से नीचे है, या कोई औरत है, कोई महिला है, उसको कभी भी पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जाता। मीन्स अगर उसकी स्टेटमेंट लेना है तो या तो उसके घर पर जाया जाएगा या फिर उसकी इच्छा से जहाँ पर वो बुलाना चाहिए। नाउ द सेक्शन 61 इज एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस बाय द पुलिस। एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर मीन्स अंडर चैप्टर 12, पुलिस ऑफिसर कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 12। अंडर दिस चैप्टर
or any police officer not below such rank as the state government may by general or special order prescribe in this behalf, acting on the requisition of such officer may examine orally any person opposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case. Now any police officer making an investigation, any police officer, section 161, any police officer under chapter 12 may require the attendance who is acquainted with the facts, who has knowledge facts of the case, means कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उस केस की इंफॉर्मेशन रखता है अंडर चैप्टर 12 में एग्जामिन के लिए उसको बुला सकता है। और उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रेस्क्राइब किया हुआ है, मान लीजिए मीन्स इन एनी केसेस हु इज़ रिलेटेड, मीन्स ए केस इज़ रिलेटेड विद द सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी, या कोई भी ऐसा केस जिसमें पनिशमेंट मोर देन 10 ईयर्स, मे बी लाइफ इम्प्रिजमेंट और मे बी डेथ सेंटेंस, वो ऑफेंस जिसमें पनिशमेंट 10 साल से ज़्यादा या लाइफ इम्प्रिजमेंट की या डेथ सेंटेंस की सज़ा है, उसमें एसआई, सब इंस्पेक्टर, एसएचओ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा। और उससे जो अलग केसेस है उसमें जो इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है वो किसी भी पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है, मे बी एएसआई भी हो सकता है, कांस्टेबल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। नाउ द क्लोज 2 इज ऑफ सेक्शन 161, such person shall be bound to answer truly all questions relating to such case put to him by such officer other than question to answer to which would have to tendency to expose him to a criminal charge or to a penalty for or forfeiture. Section 161 is about कोई भी क्वेश्चन, किसी भी विटनेस से जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा किसी भी विटनेस से, देन द विटनेस इज बाउंड टू गिवन द ट्रूली आंसर। अब एक जो विटनेस होता है, अब मान लीजिए वो अपीयर हुआ है पुलिस ऑफिसर के सामने या मीन्स पुलिस स्टेशन में, अब वो विटनेस बाउंड नहीं है कि वो स्टेटमेंट दे, लेकिन अगर वो स्टेटमेंट देता है, अगर वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराता है तो वो बाउंड है कि जो भी क्वेश्चन उसे पुटअप किए जाते हैं वो फॉल्स आंसर नहीं देगा उनका, मीन्स उनका जो भी क्वेश्चन उसे पुटअप किए जाते हैं उनका ट्रूली आंसर दिया जाएगा। अगर वो फॉल्स स्टेटमेंट देता है देन द पुलिस ऑफिसर मे टेक एक्शन अगेंस्ट हिम अंडर सेक्शन 174 ऑफ आईपीसी। अब आईपीसी की सेक्शन 174 में, देन आईपीसी सेक्शन 174 में पुलिस ऑफिसर एक्शन ले सकता है एक पर्सन अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट देता है, ए पर्सन हु इज गिवन फॉल्स स्टेटमेंट बिफोर द पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 12, देन द प्रोसिक्यूशन मीन्स द पुलिस ऑफिसर मे टेक एक्शन अंडर सेक्शन 174 ऑफ आईपीसी। नाउ द क्लोज 3rd इज the police officer may reduce into writing any statement made to him in the course of an examination under this section, and if he does so he shall make a separate and true record of the statement of each such person whose statement he record. Now the point is under section 161. अब एक तो पॉइंट ये है कि कोई भी विटनेसेस अगर स्टेटमेंट देता है पुलिस ऑफिसर को, अगर वो ओरली दे रहा है, देन द पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड इन राइटिंग। ओके, कोई भी विटनेस है अगर पुलिस ऑफिसर को ओरली स्टेटमेंट दे रहा है, नाउ द पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड इन राइटिंग, उसको राइटिंग में रिकॉर्ड करेगा। नाउ द सेकंड इज फर्स्ट सिचुएशन ऑफ क्लोज 3 सेक्शन 161। नाउ द सेकंड इज अगर मान लीजिए कोई भी विटनेस इज ऑलरेडी इन रिटन
अगर कोई भी विटनेस इज ऑलरेडी इन रिटर्न में स्टेटमेंट दे रहा है, देन नो नीड टू रिड्यूस इनटू राइटिंग। अब सपोज करो कोई विटनेस अगर ऑलरेडी उसने, या जब वो घर से चला था या वहाँ, या मतलब कहीं से भी जब स्टेटमेंट के लिए चला था, तो वहाँ से वो जो स्टेटमेंट उसको देनी थी वो ऑलरेडी रिटर्न में लिख कर चला था, तो फिर पुलिस ऑफिसर को ज़रूरत नहीं है कि दोबारा से उसको रिटर्न में मीन्स लिखेगा या कुछ अपने मीन्स रिकॉर्ड में चढ़ाएगा उसको, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर ओरली स्टेटमेंट देता है, देन पुलिस ऑफिसर उसको रिटर्न में मीन्स उसको रिड्यूस इनटू राइटिंग, उसको राइटिंग में लिखेगा। और कोई भी ऐसा विटनेस जो ऑलरेडी उसको रिटर्न में जो स्टेटमेंट दे रहा है, तो वो दोबारा से रिटर्न में लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ द थर्ड सिचुएशन इज़, कोई भी स्टेटमेंट किसी भी विटनेस के द्वारा जब दी जाती है, नो नीड टू साइन। जब भी पुलिस ऑफिसर को कोई स्टेटमेंट दी जाती है विटनेस के द्वारा, तो विटनेस बाउंड नहीं है कि उसके ऊपर सिग्नेचर करेगा। ना तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि कोई भी विटनेस अगर स्टेटमेंट दे के आया है और उसके ऊपर अगर उसके सिग्नेचर नहीं है, तो उसकी स्टेटमेंट की फिर वैल्यू क्या है। ना तो ये क्वेश्चन है कि ये कई बार प्री एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अंडर सेक्शन 161 में जब एग्जामिन किया जाता है, इन द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन बाय द पुलिस ऑफिसर ऑफ ए विटनेस, जब उसकी स्टेटमेंट ली जाती है, तो क्या स्टेटमेंट पर सिग्नेचर कंपलसरी है? नो, स्टेटमेंट पर कभी भी सिग्नेचर कंपलसरी है, और ना ही जो विटनेस है उसको बाउंड किया जा सकता है उस पर सिग्नेचर करने के लिए। ओके, नाउ द प्रोवाइजो ऑफ क्लोज 3 प्रोवाइडेड दैट स्टेटमेंट मेड अंडर दिस सब सेक्शन मे ऑल्सो बी रिकॉर्ड बाय ऑडियो और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब मान लीजिए कोई विटनेस है जो आउट ऑफ द जुडिक्शन है, या मीन्स आ नहीं सकता, ना ही उसके पास जाया जा सकता है, देन द पुलिस ऑफिसर मे रिकॉर्ड ऑडियो और वीडियो। नाउ द सेकंड सिचुएशन इज, अब मान लीजिए कोई विटनेस पुलिस स्टेशन में आ चुका है और पुलिस ऑफिसर ये जरूरी समझता है कि इसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करनी ज़रूरी है, देन द पुलिस ऑफिसर मे रिकॉर्ड और मे ऑडियो और वीडियो ऑफ द विटनेसेस। अनदर नेक्स्ट इज सेक्शन 162। Section 162 is about where a police officer during the course of investigation records statement of any witnesses, then the statement cannot be admissible before the court directly, cannot be admissible before the court। अब सेक्शन 162 ये कहता है कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो किसी विटनेस के द्वारा दी जाती है वो डायरेक्टली कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। बट नाउ द क्वेश्चन इज, अब यहाँ पर अंडर सेक्शन 162 में कुछ पॉइंट्स है। नाउ द नो स्टेटमेंट orally or written means any statement which is taken by the police officer during the course of investigation either by the orally or written no need to be signed। मीन्स कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो या तो ओरली ली जाती है, रिड्यूस इनटू राइटिंग, या ऑलरेडी रिटन में है, उस पर साइन कंपलसरी नहीं है। नो नीड टू बी साइन। अब ये पॉइंट मैं अंडर सेक्शन 162 में से जो निकाल कर वो आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक में, और क्योंकि इसमें से प्री एग्जाम में और मेंस में से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। नाउ द सेकंड इज अंडर चैप्टर 12। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि वेयर द पुलिस ऑफिसर कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इन विच चैप्टर, अंडर चैप्टर 12, अंडर चैप्टर 12 a police officer conduct the investigation under chapter 12 made to the police officer, statement made to the police officer अंडर चैप्टर 12 में जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जाती है वो पुलिस ऑफिसर के द्वारा की जाती है।
Now the next point is bar shall to be bar shall not to be use means the statement for any purpose. एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो स्टेटमेंट ली जाती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन किसी भी विटनेसेस की, तो वो स्टेटमेंट डायरेक्टली पुलिस ऑफिसर के द्वारा यूज़ नहीं की जाती. मीन्स नो एनी स्टेटमेंट विच इज़ गिवन ऑफ द विटनेसेस either the orally or written under chapter 12 by the police officer during the course of investigation, then the police officer cannot be used for any purpose. In the course of trial, in the course of trial. Now the next situation is save as so far means saving clause. सेविंग क्लोज मीन्स अंडर सेक्शन 162 में सेविंग क्लोज मीन्स में प्रोविज़न जिसमें एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो स्टेटमेंट ली जाती है वो डायरेक्टली कोर्ट में एडमिसिबल होती है, मीन्स एक्सेप्टेड. सेव एज सो फार मीन्स सेविंग क्लोज मीन्स देर आर सम प्रोविज़न ए स्टेटमेंट. अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक स्टेटमेंट जो विटनेसेस की ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ली जाती है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती, वो स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती, बट एक्सेप्टेड मीन्स कुछ प्रोविजंस को छोड़कर जो कुछ प्रोविजंस है जो डायरेक्टली कोर्ट में एडमिसिबल होते हैं. नाउ द एक्सेप्टेड फर्स्ट पॉइंट इज डिस्कवरी स्टेटमेंट. is under section 27 of Indian Evidence Act. Now the next is dying declaration. Under section 32(1) of Indian Evidence Act. डिस्कवरी स्टेटमेंट जब भी किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा डिस्कवरी स्टेटमेंट इज अंडर सेक्शन 27 में कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक्यूज से बरामद किया जाता है तो वो डायरेक्टली कोर्ट में एडमिसिबल होता है. उसके बाद डाइंग डिक्लेरेशन भी कोर्ट में एडमिसिबल होता है. नाउ द कोरोबरेशन अंडर सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. कोरोबरेशन मीन्स जब जो प्रीवियस स्टेटमेंट मीन्स जो स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर को दी गई है और जब विटनेस सेम स्टेटमेंट कोर्ट को देता है, दोनों को आपस में कोरोबरेट किया जाता है, मिलाया जाता है कि कितनी सही है और कितनी नहीं है. रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी अंडर सेक्शन 159 इंडियन एविडेंस एक्ट. नाउ द क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. एनी स्टेटमेंट विच इज गिवन may cross examine by the prosecution and if the cross examine by the defense and put the question different from the statement. कोई भी क्वेश्चन जो स्टेटमेंट में दिए गए स्टेटमेंट से कोई अलग से जो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, then the prosecution may re-examine under section 137. Now the point is, एक बार रीड करते हैं अंडर सेक्शन 162 को. नो स्टेटमेंट मीन्स कोई भी स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू ए पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन. एनी स्टेटमेंट विच इज कंडक्ट बाय द पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन
दिस चैप्टर अंडर चैप्टर 12 सेल इफ़ रिड्यूस टू राइटिंग, या तो किसी पर्सन के द्वारा ओरली दी गई है और वो राइटिंग में रिड्यूस की गई है। बी साइन बाय द पर्सन मेकिंग इट, मीन्स उस व्यक्ति के द्वारा साइन नहीं की जाएगी। नोर शैल एनी सच स्टेटमेंट और एनी रिकॉर्ड देयर ऑफ वेयर ए पुलिस ऑफिसर डायरी और अदरवाइज, नोर शैल एनी सच स्टेटमेंट और एनी स्टेटमेंट और रिकॉर्ड be used for any purpose save as herein after, मीन्स एनी स्टेटमेंट, चाहे तो वो केस डायरी में रिकॉर्ड की गई है या फिर पुलिस डायरी में रिकॉर्ड की गई है, वो स्टेटमेंट किसी भी व्यक्ति के खिलाफ यूज नहीं की जाएगी कोर्ट में डायरेक्टली। सेव एज सो फार मीन्स सेविंग क्लोज एक्सेप्टेड देर आर सम प्रोविजंस, कुछ प्रोविजंस है जिसमें कि पुलिस के द्वारा जो स्टेटमेंट ली जाती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो डायरेक्टली कोर्ट में एडमिसिबल होती है। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज, अब यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है, अब जो अंडर सेक्शन 161 में, अब अंडर सेक्शन 161 में जो स्टेटमेंट ली गई है, चाहे वो ओरली है या रिटन में है, नाउ द क्वेश्चन इज कि उस पर सिग्नेचर क्यों नहीं लिए जाते। अब मेन बात यह होती है कि मान लीजिए कोई भी स्टेटमेंट है जो एक विटनेस के द्वारा स्टेटमेंट ली जाती है, अब उस पर अगर सिग्नेचर पुट किए हैं विटनेसेस ने, और जब वो कोर्ट के सामने जब दोबारा से स्टेटमेंट देता है, जो स्टेटमेंट उसने पुलिस ऑफिसर को दी है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन के दौरान, अब जब दोबारा वो कोर्ट में जब स्टेटमेंट देता है, देन द विटनेस इज बाउंड कि जो स्टेटमेंट उसने पुलिस ऑफिसर को दी है और उसके ऊपर अगर वो सिग्नेचर कर देता है तो फिर तो विटनेस इज बाउंड हो गया ना, कि जो भी वो स्टेटमेंट कोर्ट को देगा उसको वो सेम स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, सेम स्टेटमेंट तो बाद में भी देनी पड़ेगी, लेकिन एक सिग्नेचर करने के बाद एक विटनेस इज बाउंड हो जाता है कि वो बिल्कुल स्टेटमेंट वही देगा जो कोर्ट में दी गई है। अब सपोज अब इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, मान लीजिए एक विटनेस है जिसने रिटर्न में कोई अपनी स्टेटमेंट सिग्नेचर करके या फिर ओरली दी है, और जब पुलिस ऑफिसर ने उसको रिड्यूस किया है राइटिंग में और उसके ऊपर अपनी सिग्नेचर कर देता है, और बाद में जब वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने या कोर्ट में जब अपनी स्टेटमेंट देता है, देन अगर स्टेटमेंट डिफरेंट होती है तब भी कोर्ट ये मान लेता है कि मे बी, और लेकिन उस पर सिग्नेचर इसीलिए नहीं होते कि अगर सिग्नेचर वो पुट कर देता है देन द विटनेस इज बाउंड to make the same statement during the course of a trial before the court or magistrate. Now the point is, अब अगर स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 में ली जाती है, now the statement is अंडर सेक्शन 161 में अगर ओरली ली गई है, any statement which is taken by the police officer during the course of investigation orally, then the fall अंडर सेक्शन 161 एंड 162, ये अंडर सेक्शन 161 में भी फॉल करेगी, क्योंकि अंडर सेक्शन 161 में एग्जामिनेशन बाय द पुलिस ऑफिसर एग्जामिन कर रहा है, और 162 में भी 162 में तो फॉल करेगी जब उसको वो पेश करेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उस स्टेटमेंट को, विटनेस की स्टेटमेंट को। और अगर कोई भी स्टेटमेंट जो ऑलरेडी रिटन में दी गई है, तो यहाँ पर तो पुलिस ऑफिसर ने उसको राइटिंग में रिड्यूस नहीं किया ना, तो ये अंडर सेक्शन 161 में फॉल नहीं करेगी, बट द स्टेटमेंट फॉल अंडर सेक्शन 162 में तो करेगी, क्योंकि जो रिटन में जो स्टेटमेंट दी है एक मीन्स विटनेसेस के द्वारा, तो जब पुलिस ऑफिसर उसको कोर्ट के सामने पेश करेगा तो वो 162 में तो फॉल करेगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अब सपोज एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, एग्जाम्पल एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन के द्वारा मीन्स कोई भी साइंटिफिक रीजन, अब मान लीजिए एक्सपर्ट ओपिनियन मीन्स जब कोई भी ऑब्जेक्ट पाया जाता है अंडर सेक्शन 27 में डिस्कवरी स्टेटमेंट में, कोई भी व्यक्ति है अगर मान लीजिए उसके ऊपर कोई 302 का मामला है और उसने उसकी पोजेशन में कोई ऐसा हथियार है, चाकू है, जब वो मिला, जो वो पाया जाता है, या कोई गन है,
तो उस पे फिंगरप्रिंट जो होता है, फिंगरप्रिंट के लिए जो एक्सपर्ट का ओपिनियन होता है या जो ब्लड मिलता है उस चाकू के ऊपर, वो ब्लड ग्रुप जो मेंशन किया जाता है एक्सपर्ट ओपिनियन के द्वारा, तो ये चीज़ें कोर्ट में डायरेक्ट एडमिसिबल होती है। एक्सपर्ट ओपिनियन मीन्स एक्सपर्ट रिपोर्ट। एक्सपर्ट रिपोर्ट इज अंडर सेक्शन 293। एक्सपर्ट रिपोर्ट 293 is CRPC. Expert report is directly admissible before the court. Another same example is FIR का। अब मान लीजिए FIR है जो पुलिस ऑफिसर को दी जाती है। अब FIR के बाद इसके बाद फिर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करता है, तो ये FIR भी कोर्ट में एडमिसिबल है, क्योंकि FIR बिफोर इन्वेस्टिगेशन होती है। मीन्स एनी स्टेटमेंट विच इज़ कंडक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी डायरेक्टली एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट अंडर सेक्शन 162 चैप्टर 12 इज क्लियरली सेज। अब जो स्टेटमेंट है, अब मीन्स जो FIR है जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा कराई जाती है, FIR किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो कराई जाती है वो स्टेटमेंट से पहले कराई जाती है। देन द FIR इज एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट। एंड FIR के बाद जो भी स्टेटमेंट है द स्टेटमेंट इज डायरेक्टली कैन नॉट बी एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट इज अंडर सेक्शन 162 ऑफ CRPC अंडर चैप्टर 12। नाउ द पॉइंट इज, अब बात आती है accepted means there are some provisions which is accepted directly admissible before the court। डिस्कवरी स्टेटमेंट। अब डिस्कवरी स्टेटमेंट में मान लीजिए कोई एक्यूज्ड है, एक्यूज से कोई वेपन्स बरामद हुआ है, एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ पोजेशन ऑफ द एक्यूज्ड। एक्यूज के मीन्स पोजेशन में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो रिलेटेड है उस ऑफेंस से, या तो कोई चाकू है या कोई गन है या कोई भी ऐसा वेपन्स है जो उस ऑफेंस से रिलेटेड है, और उसके ऊपर जो एविडेंस मीन्स जो सबूत पाया गया, मीन्स उसके ऊपर जो ब्लड मिला है वो ब्लड मैच करता है उस विक्टिम से, या उस पर जो फिंगरप्रिंट्स है वो मैच करते हैं उस एक्यूज से, तो वो डायरेक्टली एडमिसिबल है बिफोर द कोर्ट। अनदर सेकंड पॉइंट इज डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 32(1) ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। डाइंग डिक्लेरेशन मीन्स कोई भी ऐसी स्टेटमेंट किसी व्यक्ति के द्वारा जो लास्ट स्टेज पर होता है व्यक्ति, मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी ने चाकू मारा है या उसे गोली लगी है, और मेन मौके पर या तो जो विक्टिम है वो हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में या तो पुलिस ऑफिसर को वो बयान देता है कि मेरे को, मान लीजिए किसी ए ने, अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं डाइंग डिक्लेरेशन का। अब मान लीजिए ए ने बी का मर्डर किया है, मर्डर करने की कोशिश की है या मर्डर किया है, और वो गन से किया है। अब बी स्टेटमेंट दे रहा है, बी हॉस्पिटल में है या मे बी रोड पर ही है, कोई थर्ड पर्सन है उसके पास, किसी को भी जब वो स्टेटमेंट दे रहा है कॉज ऑफ डेथ, रीज़न कॉज ऑफ डेथ, कि मेरी जो मृत्यु हुई है वो ए के द्वारा, ए ने मेरे को गोली मारी है, तो वो जो स्टेटमेंट दी जाती है, अब सपोज करो इसके बाद बी की मृत्यु हो जाती है, देन द स्टेटमेंट इज डायरेक्टली एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट। ये हम आगे जो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है अंडर सेक्शन 32(1) का, वो इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ेंगे कि क्यों और कैसे कैसे होती है। नाउ द कोरोबरेशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब सपोज ए यहाँ पर कोई विटनेस है, ए ने कोई स्टेटमेंट दी है पुलिस को। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी है पुलिस ऑफिसर को, स्टेटमेंट दी है पुलिस ऑफिसर को ए स्टेटमेंट। अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई, यहाँ पर इशू प्रोसेस हुआ, पहले कॉग्निजेंस हुआ अंडर सेक्शन 190 में, यहाँ पर इशू ऑफ प्रोसेस, और यहाँ पर प्रोसिक्यूशन की एविडेंस स्टार्ट हुई, एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब यहाँ पर ए को कोर्ट के सामने एविडेंस देनी है। नाउ द एविडेंस इज कोरोबरेटेड बाय द प्रोसिक्यूशन
विद द प्रीवियस स्टेटमेंट। मीन्स प्रोसिक्यूशन के द्वारा जो स्टेटमेंट उसने पुलिस ऑफिसर को दी थी और जो वो कोर्ट को दे रहा है वो कोरोबरेट की जाती है अंडर सेक्शन 145 में। इसलिए कोरोबरेट की जाती है कि जो स्टेटमेंट उसने पुलिस ऑफिसर को दी थी अब वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को या कोर्ट को दे रहा है वो कितनी सही है और कितनी मिलती है उस स्टेटमेंट से जो पहले उसने पुलिस ऑफिसर को दी थी। मीन्स उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। हो सकता है कि पुलिस ऑफिसर को उसने कोई दूसरी स्टेटमेंट दी थी, अब वो कोई दूसरी स्टेटमेंट दे रहा है। नाउ दिस स्टेटमेंट इज क्रॉस एग्जामिन बाय द डिफेंस। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी जाती है प्रोसिक्यूशन के द्वारा वो एग्जामिन भी तो की जाती है ना। क्रॉस एग्जामिन मीन्स फाइंड आउट द सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस। क्रॉस एग्जामिन इसलिए की जाती है डिफेंस मीन्स अपोजिट पार्टी के द्वारा कि ताकि उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस निकल सके ताकि ये पता लग सके कि वो कितनी क्रेडिबल है और कितनी नहीं है, उस स्टेटमेंट में या उस एविडेंस में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है। अब सपोज यहाँ पर डिफेंस जो उसका क्रॉस एग्जामिन कर रहा है, क्रॉस एग्जामिन करने के बाद अगर डिफेंस उस स्टेटमेंट से अलग कोई क्वेश्चन पुट कर लेता है, मान लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये 5 क्वेश्चन पुट किए हैं डिफेंस ने। अब यहाँ पर इसमें सिर्फ 5 ही क्वेश्चन बनते थे, अब जो छठा जो क्वेश्चन पूछा है वो आउट ऑफ द स्टेटमेंट है। देन द 6th क्वेश्चन मे री एग्जामिन बाय द पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब ये भी डीपली हम अंडर सेक्शन 1 उसमें जो जब एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें रीड करेंगे। एक प्रोसिक्यूशन जब अपनी एविडेंस देता है तो उसका क्रॉस एग्जामिन किया जाता है अपोजिट पार्टी के द्वारा। अब जब अपोजिट पार्टी उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन पुट करता है जो उस स्टेटमेंट से अलग है या जो उसने स्टेटमेंट दी है या जो केस है उससे अलग है, देन द प्रोसिक्यूशन में री एग्जामिन ऑफ द क्वेश्चन। नाउ द रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी इज अंडर सेक्शन 159 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी इज कि किसी भी विटनेस के द्वारा जब कोई स्टेटमेंट दी जाती है तो वो स्टेटमेंट एक बार अपनी मेमोरी रिफ्रेश की जाती है। मीन्स पुलिस ऑफिसर को जो स्टेटमेंट दी गई है पुलिस ऑफिसर उसको स्टेटमेंट देने से पहले वो जो स्टेटमेंट उसने दिखाई थी वो दिखाई जाती है विटनेस को ताकि विटनेस अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सके और उसके बाद फिर स्टेटमेंट दी जाती है। क्रॉस एग्जामिन एंड री एग्जामिन इज ऑलरेडी डन। तो नाउ द प्रोवाइजो एक बार हम पढ़ लेते हैं। प्रोवाइजो दैट प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी विटनेस इज कॉल्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन इन सच इंक्वायरी और ट्रायल। कोई भी विटनेस जब प्रोसिक्यूशन के द्वारा ट्रायल स्टेज पर बुलाया जाता है, हुज स्टेटमेंट हैज़ बीन रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग और उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है। As aforesaid, any part of his statement is duly proved, may be used by the accused and with the permission of the court by the prosecution to contradict such witness in the manner provided under section 145 of the Indian Evidence Act. Means any statement which is given by the prosecution at the time of trial may contradict under section 145 with the previous statement which is given to the पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 12। अंडर चैप्टर 12 में जो स्टेटमेंट दी गई है पुलिस ऑफिसर को वो कॉन्ट्राडिक्ट की जाती है अंडर सेक्शन 145 में। अंडर सेक्शन 145 में सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट के साथ उस स्टेटमेंट के साथ जो सेम विटनेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल कोर्ट में या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने दे रहा है। ओके, नाउ and when any part of such statement is so used, any part thereof may also be used in the re-examination of such witness, but for the purpose only of explaining any matter referred to in his cross-examination. Nothing in this section shall be deemed to apply to any statement failing within the proviso of clause 1 of section 32. 32 means the dying declaration of state Indian Evidence Act, or to affect the proviso of section 27. 27 is about the discovery statement. Okay, now the एक पॉइंट और है यहाँ पर। अब सपोज अंडर सेक्शन 161 में जो पुलिस ऑफिसर है उसने यहाँ पर जो केस है जो विटनेसेस है
अब सपोज करो यहाँ पर 1 2 3 4 5 विटनेस है, 5 विटनेस है यहाँ पर A B C D E। अब यहाँ पर जो A B है उन दोनों की सेम स्टेटमेंट है। अब इसकी डिफरेंट है, इसकी भी डिफरेंट है, इसकी भी डिफरेंट है। नाउ द पॉइंट इज कि जो विटनेसेस है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि उन सब की विटनेसेस की जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है वो सेपरेटली की जाएगी, अलग अलग की जाएगी, सेपरेटली। ऑल द विटनेसेस who is given the statement to the police officer, then the police officer shall record the statement separately of the all witnesses। हर विटनेसेस की जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है वो सेपरेट की जाएगी, चाहे किसी की सेम हो और चाहे अलग अलग हो। अब वो की जाती है, मान लीजिए कि ये दोनों की स्टेटमेंट एक है। अब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि दोनों की एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की जाती कभी भी। एक स्टेटमेंट इसलिए रिकॉर्ड नहीं की जाती क्योंकि अब मान लीजिए कोई दूसरा विटनेस है, उसने अपनी स्टेटमेंट कोई डिफरेंट स्टेटमेंट देनी है, या कोई स्टेटमेंट है, अब ए और बी की दोनों की इकट्ठी स्टेटमेंट है। अब ए अगर ये कह देता है कि मैंने तो ये स्टेटमेंट दी नहीं है, देन द ए की तो स्टेटमेंट फिर रह गई। अब इसलिए सब की ये कंपलसरी है कि सब की स्टेटमेंट अलग अलग रिकॉर्ड की जाएगी और अलग अलग ही प्रोड्यूस की जाती है कोर्ट के सामने। नाउ द सेकंड पॉइंट इज क्या, मान लीजिए ए विटनेस पुलिस के सामने गया है स्टेटमेंट देने के लिए। अब यहाँ पर ए का सिग्नेचर नहीं लिया जाएगा, ए का सिग्नेचर नहीं लिया जाएगा। इसके साथ अगर कोई दूसरा व्यक्ति गया है जो जिसने स्टेटमेंट नहीं दी है, देन द पुलिस ऑफिसर इस व्यक्ति का भी, इसके साथ मान लीजिए ए के साथ कोई वाई गया है, तो पुलिस ऑफिसर वाई का सिग्नेचर ले सकता है। वाई का सिग्नेचर इसलिए लिया जाता है ताकि बाद में पुलिस ऑफिसर ये प्रूव कर सके कि जो ए ने स्टेटमेंट दी थी वाई की प्रेजेंस में दी थी। ए का स्टेटमेंट तो लेगा नहीं क्योंकि ये मीन्स प्रोहिबिटेड है अंडर सेक्शन 162 में और 161 में कि कोई भी स्टेटमेंट जब देगा पुलिस ऑफिसर के सामने तो पुलिस ऑफिसर उसको बाउंड नहीं कर सकता कि आप इस पर आपने सिग्नेचर दे। अब वहाँ पर जो दूसरा व्यक्ति गया है उसको भी बाउंड नहीं किया जाता, लेकिन नॉर्मली उसका सिग्नेचर अगर लेना चाहे तो पुलिस ऑफिसर ले सकता है, ये प्रूव करने के लिए कि ये जो स्टेटमेंट दी थी ये वाई की प्रेजेंस में दी थी और वाई के यहाँ पर सिग्नेचर है। मेरे ख्याल से अंडर सेक्शन 160 के 162 के काफ़ी पॉइंट्स आ चुके हैं। 162 को और 164 को और जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं 163 164 को, इनको जितनी बार बेयर एक्ट्स आप रीड करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आप लोगों के लिए। इनमें से बहुत से क्वेश्चन पुट होते हैं प्री एग्ज़ाम में और मेंस एग्ज़ाम में।